नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में फरवरी 2023 माह के करंट के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। पहला है अभ्यास ऑपरेशन, दूसरा है प्रमुख मेले महोत्सव और तीसरा है योजनाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास और ऑपरेशन से। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑपरेशन दिया गया है वो है ऑपरेशन दोस्त। याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने इस ऑपरेशन दोस्त की घोषणा की। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया जैसे भूकंप प्रभावित देशों में फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन दोस्त के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इन जगहों पर यानी तुर्की और सीरिया में इन जगहों पर जो खोज दल और बचाव सामग्री पहुंचाने के लिए जिस विमान का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है C-17 विमान। तो याद रखेंगे, C-17 विमान के जरिए खोज दल और बचाव सामग्री को पहुंचाया गया। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि 6 फरवरी 2023 को सुबह के समय यहां पर भूकंपों की श्रृंखला आई और जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.8 की थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला अभ्यास है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। याद रखिएगा, 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया। उसका नाम क्या था? अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। तो ये सीधी बात आपको याद रखना है कि जो अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो पश्चिम बंगाल में और भारतीय सेना के द्वारा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार है इसका समापन 31 जनवरी 2023 को तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास के साथ इसका समापन हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, ऑपरेशन सद्भाव। याद रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया और इस ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारतीय सेना लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भाव विद्यालय चलाए गए, बुनियादी ढांचे विकास से संबंधित परियोजनाएं चलाई गई और शिक्षा और यात्रा जैसे कुछ कल्याणकारी गतिविधियां चलाई गई। किसके तहत? ऑपरेशन सद्भाव के तहत। क्लियर? यानी ऑपरेशन सद्भाव का जो मूल उद्देश्य था वो था लोगों के कल्याण के लिए। क्लियर? अगला देखिए, अगला है तर्कश अभ्यास। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल फोर्स के द्वारा ऑपरेशन तर्कस यानी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जो तर्कस अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। यानी यहां पर दोनों बातें याद रखनी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि तर्कस अभ्यास किसके द्वारा आयोजित हुआ तो आपका सीधा जवाब होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा। कहां पर हुआ? तो चेन्नई तमिलनाडु में। और याद रखिएगा, ये जो तर्कस अभ्यास है इसका 2023 का जो संस्करण है वो है 6ठा संस्करण। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2023 को हुई और इसका समापन 14 फरवरी 2023 को किया गया। यहां पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अभ्यास में यानी तर्कस अभ्यास में पहली बार भारत और अमेरिका के द्वारा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, नाभिकीय हमलों के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसको भी इसमें शामिल किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला अभ्यास है धर्म गार्जियन। याद रखिएगा, ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच चला। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि धर्म गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच चला? तो याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच। और धर्म गार्जियन अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तब आपका जवाब होगा जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जो धर्म गार्जियन अभ्यास 2023 था ये किस संस्करण का था? तो याद रखिएगा, ये 4था संस्करण था। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये एक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला सैन्य अभ्यास है डस्टलिक। याद रखिएगा, 20 फरवरी 2023 को भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि ये जो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच में डस्टलिक सैन्य अभ्यास हुआ ये आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में डस्टलिक सैन्य अभ्यास किया गया। याद रखेंगे, ये जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है ये इस बार 2023 में इसका 4था संस्करण था। क्लियर है? और याद रखिएगा, 20 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर ये 5 मार्च 2023 तक चला। यहां पर अगर पूछा जाए कि इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया तो याद रखिएगा, भारत का पक्ष पश्चिमी कमान के हिस्से के रूप में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन ने की। और अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधित्व की तो जो उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व है वो थल सेना की उत्तर पश्चिम सैन्य टुकड़ी के द्वारा किया गया। यहां पर भारत के संदर्भ में आप जरूर याद रखेंगे कि भारत का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के हिस्से के रूप में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन ने किया था।
अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और 2023 का जो संस्करण था ये चौथा था। और ये नॉर्मल सी बात है कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी। याद रखिएगा 20 फरवरी 2023 को भारतीय नौसेना का पोत सुमेधा NAVDEX-23 अर्थात नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDEX-23 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करने के लिए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। याद रखिएगा ये आयोजन 20 से 24 फरवरी 2023 के बीच हुआ। देखिए यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के किस पोत ने इसमें हिस्सा लिया, तो याद रखिएगा उसका नाम है सुमेधा। अगर हम यहाँ पर भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में जो युद्धाभ्यास है उसकी चर्चा कर लें तो याद रखिएगा इनके बीच में जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है जायद तलवार और इसका जो प्रारंभ है ये मार्च 2018 में हुआ था। तो याद रखेंगे जायद तलवार एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच होता है और इसका प्रारंभ मार्च 2018 में हुआ। इसका जो पिछला संस्करण था वो अगस्त 2021 में संचालित किया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो जहाज पार्टिसिपेट किया है इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। क्लियर है? क्या नाम है उसका? सुमेधा। अगला देखिए, अगला है डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज। याद रखिएगा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमानों के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के अल थफरा एयरबेस पर पहुंचे। तो यहां पर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है? सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जो डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज है इसके लिए किन किन विमानों ने इसमें भाग लिया, तो 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान ने पार्टिसिपेट लिया। और इसके लिए जो भारतीय सेना की टुकड़ी गई थी उसमें 110 वायु योद्धा शामिल थे और ये टुकड़ी कहां पर गई, तो संयुक्त अरब अमीरात के अल थफरा एयरबेस पर। याद रखिएगा ये जो डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज है ये 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुई। याद रखिएगा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। बहुपक्षीय हवाई अभ्यास का मतलब इसमें कई देशों की वायुसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, जैसे UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA की वायुसेना। अगला अभ्यास है कोबरा वॉरियर अभ्यास। याद रखिएगा ये जो कोबरा वॉरियर अभ्यास है इसका आयोजन 6 से 24 मार्च 2023 के बीच संपन्न होगा। याद रखिएगा ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में कोबरा वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जो कोबरा वॉरियर अभ्यास है ये 6 से 24 मार्च 2023 के बीच होगा और अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां पर होगा तब आपका जवाब होगा ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेटिंगटन एयरफोर्स बेस में कोबरा वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा ये जो कोबरा वॉरियर अभ्यास है ये भी एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। इसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। यदि हम बात कर लें कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है विभिन्न लड़ाकू विमानों की विविध गतिविधियों में शामिल होना और अलग अलग वायुसेनाओं की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से सीखना। क्लियर है? तो इस प्रकार जो फरवरी माह में प्रमुख अभ्यास और ऑपरेशन थे वो आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और अगला पार्ट है मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी। यहाँ पर जो सबसे पहला मेला दिया गया है वो है सूरज कुंड मेला। बहुत पॉपुलर मेला है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। याद रखिएगा ये जो सूरज कुंड मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है और जो 2023 में सूरज कुंड मेला लगा ये कौन सा संस्करण था इसका, तो याद रखिएगा ये 36वां संस्करण था। याद रखेंगे सूरज कुंड मेला 2023 का आयोजन 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हुआ। याद रखेंगे कि इस वर्ष 2023 में सूरज कुंड मेला में जो थीम स्टेट थे वो कौन थे, पूर्वोत्तर के 8 राज्य, यानी जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य थे वो 2023 के सूरज कुंड मेला के थीम स्टेट थे। और यदि हम बात कर लें पार्टनर नेशन की, तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन से जुड़े हुए देश इस सूरज कुंड मेला 2023 के पार्टनर नेशन थे। याद रखिएगा सूरज कुंड मेला का जो शुरुआत है वो 1987 में हुआ था, यानी 1987 में। याद रखिएगा सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड गांव में अरावली रेंज के दक्षिण में स्थित सूरज कुंड झील, जिसे सूर्य की झील के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर आयोजित होता है। अगर पूछा जाए कि सूरज कुंड मेला का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है, तो याद रखिएगा सूरज कुंड मेला प्राधिकरण हरियाणा पर्यटन के द्वारा केंद्रीय पर्यटन,
कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। अगला उत्सव है थाई पुसम उत्सव। याद रखिएगा, ये जो थाई पुसम उत्सव है, ये दक्षिण भारत के तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और थाई पुसम उत्सव एक हिंदू त्योहार है। याद रखिएगा, ये जो थाई पुसम उत्सव है, ये केवल भारत में ही तमिल समुदाय के द्वारा नहीं मनाया जाता, बल्कि भारत के बाहर जिन देशों में तमिल समुदाय है वहां पर भी थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है, जैसे यूएसए, श्रीलंका, अफ्रीका और थाईलैंड में। यहां पर जो सबसे मेन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो थाई पुसम उत्सव है, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थाई पुसम उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये थाई पुसम उत्सव प्रत्येक वर्ष थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाता है। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर इसके समय की बात करें तो ये जनवरी से फरवरी माह में मनाया जाता है। यहां पर जो पुषम शब्द है, इसका संदर्भ किससे है? तो याद रखिएगा, पुषम शब्द का संदर्भ एक तारा से है। पुष्य तारे के साथ ये मेल खाता है, इसे पुषम के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार के समय ये अपनी उच्चतम स्थिति में होता है। अगला फेस्टिवल है इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर जो सबसे मूल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद है, ये किस क्रम का है? तो याद रखिएगा, 2023 में इसका क्रम है 36वां। पहली बात। दूसरी बात, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो अंतरनाद फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन 31 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया। और जब 4 फरवरी 2023 को इस अंतरनाद फेस्टिवल का समापन समारोह हुआ तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंतरनाद फेस्टिवल है, ये किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया था? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के तत्वाधान में ये अंतरनाद फेस्टिवल 5 दिवसीय आयोजित किया गया। इसमें देश के 18 विश्वविद्यालयों के 1000 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। यदि हम अंतरनाद के अर्थ की बात कर लें तो अंतरनाद का अर्थ होता है आंतरिक आवाज। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ये जो अंतरनाद यूथ फेस्टिवल था, इसका उद्देश्य था कलात्मक विचारों के जरिए युवाओं को नवाचार, नए आविष्कार के लिए नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना। क्लियर है? अगला उत्सव है एरो इंडिया उत्सव। याद रखिएगा, ये जो एरो इंडिया उत्सव है, ये 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच हुआ। यहां पर आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो एरो इंडिया उत्सव 2023 है, ये कौन सा संस्करण था? ये 14वां संस्करण था। और जो मूल प्रश्न कि 14वां एरो इंडिया उत्सव कहां पर आयोजित हुआ, तब आपका जवाब होगा बेंगलुरु की वायुसेना स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने इस कार्यक्रम में स्वदेशी रक्षा प्राधिकरण प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का प्रदर्शन किया। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 14वां एरो इंडिया उत्सव था, इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो कौन थी? इसकी नोडल एजेंसी रक्षा पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला महोत्सव है भारत रंग महोत्सव 2023। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 14 से 26 फरवरी 2023 के बीच भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि भारत रंग महोत्सव 2023 ये कौन सा संस्करण था? तो ये 22वां संस्करण था। यानी भारत रंग महोत्सव 2023 22वां संस्करण था और किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव 10 शहरों में आयोजित हुआ। कहां कहां? दिल्ली में, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू और कश्मीर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में। क्लियर है? तो यहां पर ये याद रखेंगे कि जो उत्सव है ये 10 शहरों में आयोजित हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भारत रंग महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टाई अप और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को और मजबूत करना। अगला उत्सव है डिजिटल भुगतान उत्सव। याद रखिएगा, 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया, यानी इसका शुभारंभ हुआ। याद रखेंगे, देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय के लिए 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक डिजिटल अभियान, जिसका क्या नाम है? डिजिटल भुगतान उत्सव, इसका प्रारंभ किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला महोत्सव है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 है, इसका आयोजन 11 से 19 फरवरी 2023 के बीच भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशेष पर्यटन बाबा साहेब अंबेडकर सर्किट ट्रेन का भी शुभारंभ किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 के उद्घाटन की, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा मुंबई के चर्च गेट स्थित आजाद मैदान में किया गया। यहां पर नीचे एक चार्ट के माध्यम से कुछ प्रमुख त्योहार महोत्सव और उत्सव हैं और उससे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023, इसका आयोजन महाराष्ट्र राज्य में हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ताज महोत्सव 2023, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ। यहां पर क्रम भी आप याद रखेंगे। अगला है हेरथ उत्सव, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। अगला है लखी मेला 2023, जो कि सीकर राजस्थान में हुआ। अगला है 49वां खजुराहो नृत्य उत्सव, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। झींगा मेला उत्सव पंजाब में आयोजित हुआ। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला उत्सव, तो याद रखिएगा काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में हुआ। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग करंट के अगले पार्ट में चल रहे हैं, जो कि योजनाएं, मिशन, कार्यक्रम और अभियान से संबंधित है। यहां पर जो सबसे पहली योजना आपको दी गई है वो दी गई है लाडली बहना योजना। यहां पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा इसकी घोषणा सीहोर जिले के बुधनी में की गई थी। इस लाडली बहना योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। याद रखिएगा ये जो लाडली बहना योजना है, इस योजना के तहत सभी वर्ग के निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए ये योजना चलाई गई है। और ये जो लाडली बहना योजना है ये लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर चलाई जा रही है। अगला देखिए, अगला है भारत यात्रा वर्ष 2023। याद रखिएगा 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 के अभियान की शुरुआत की। अब यह प्रश्न उठता है कि जो भारत यात्रा वर्ष 2023 है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य है देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना। क्लियर है? और आप सभी जान रहे हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसी स्थिति में G20 की अध्यक्षता करके देश में यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान का आयोजन किया गया। यदि हम इस भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान के प्रतीक चिन्ह की बात कर लें, तो इसका प्रतीक चिन्ह नमस्ते की छवि से प्रेरित है, जिसमें भारत की विरासत के तत्वों, इसके स्मारकों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। याद रखिएगा ये जो भारत यात्रा 2023 अभियान है, ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत ने, आप सभी को पता भी है कि 1 दिसंबर 2022 को G20 के अध्यक्षता ग्रहण की और इसका समापन 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। अगला है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम। याद रखिएगा 31 जनवरी 2023 को नागालैंड की सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम के अंतर्गत नागालैंड में पॉम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो पतंजलि फूड लिमिटेड है, इन्होंने जब इस आशय पत्र पर नागालैंड के साथ समझौता किया तो उन्होंने बताया कि इससे नागालैंड में पॉम ऑयल उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड पूर्वोत्तर में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में भी कार्यरत है। याद रखेंगे पॉम तेल जो है वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है और इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन से संबंधित उत्पादों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल की राष्ट्रीय पहल के तहत खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 5 वर्षों की अवधि में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश इसमें शामिल है। क्लियर है? इसका उद्देश्य है घरेलू खाद्य तेल की कीमतों को कम करना, जो महंगे पॉम ऑयल के आयात से तय होते हैं, और 2025-26 तक पॉम तेल का जो घरेलू उत्पादन है उसे 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। पिछली बार पॉम ऑयल से संबंधित पीसीएस के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यहां पर याद रखिएगा इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक पॉम तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। अगला है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। याद रखिएगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के अनुरूप है। क्लियर है? यानी ये जो भारत सरकार की पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश, इस भावना को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा का
या इस योजना का शुरुआत किया गया जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। याद रखिएगा, आईआरसीटीसी द्वारा संचालित यह स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ये भी कई बार पूछा गया है कि वहां पर ट्रेन का नाम देके ये पूछा गया कि इसकी शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से हुई, तो याद रखेंगे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे अपनी भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाकर वाइब्रेंट गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत खास टूर गर्वी गुजरात लेकर आया है। इसमें महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित होगी और आईआरसीटीसी टूरिस्ट ट्रेन 8 दिनों का संपूर्ण टूर पैकेज होगा। अगला अभियान है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, आगामी 1 वर्ष में इस अभियान में आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना, आर्द्र भूमि मित्र के कवरेज को बढ़ाना और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। बजट 2023 में विभिन्न हरित पहलों का उल्लेख किया है, जिसमें अमृत धरोहर, मिट्टी, पीएम प्रमाण, ग्रीन क्रेडिट, मिशन लाइफ, इसके साथ ग्रीन ग्रोथ शामिल है। अगला देखिए, अगली परियोजना है भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। याद रखिएगा, 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। याद रखिएगा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 8,500 एकड़ भूमि में यह फैली हुई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इसका आधारशिला कहां रखा गया? तुमकुरू कर्नाटक में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चेन्नई बेंगलुरु परियोजना में 3 नोड्स पर औद्योगिक टाउनशिप का विकास शामिल है। कहां कहां? कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुमकुरू कर्नाटक और पोन्नेरी तमिलनाडु। क्लियर है? इसके तहत तुमकुरू नोड को विकास के लिए प्राथमिकता दी गई, जिसमें 1736.20 एकड़ क्षेत्र को प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्र में पहचाना गया है। याद रखिएगा, इस परियोजना के चरण ए से लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश व 88,000 लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में खाद्य उत्पाद, कपड़ा और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और इंजीनियरिंग, सामान्य विनिर्माण आदि की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। क्लियर? अगला है राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम है, ये जीएसएमए के सहयोग से रिलायंस जियो का एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं और कम आय वर्ग के लोगों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यह पहल वर्तमान में 10 राज्यों में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लक्षित करने पर जोर देने के लिए लागू की जा रही है। अगला देखिए, अगला है क्वाड साइबर चैलेंज। याद रखिएगा, क्वाड देशों के द्वारा क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत की गई। आप सभी को पता है कि क्वाड देशों में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और इन 4 देशों में साइबर सुरक्षा सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? क्वाड साइबर चैलेंज। याद रखिएगा, ये जो क्वाड है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इसका आकार चतुर्भुज गठबंधन के आधार पर है और इसका जो गठन है वो 2017 में किया गया था। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो क्वाड साइबर चैलेंज है, इस क्वाड साइबर चैलेंज के तहत लोगों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था और यूजर्स को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक सुरक्षित और लचीले साइबर पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्वाड के निरंतर प्रयासों को यह दिखाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमडीए। ये जो भारत का लक्ष्य है कि वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त कर दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, फाइलेरिया को समाप्त करने का भारत का लक्ष्य क्या है? वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले अर्थात 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य है। यदि हम बात कर लें फाइलेरिया से प्रभावित राज्यों की, तो फाइलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित राज्य में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल हैं। इन 10 राज्यों के 90 जिलों और 1113 ब्लॉकों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। क्लियर है? अगला देखिए, किस अभियान के तहत? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान अर्थात एमडीए अभियान के तहत। यदि हम फाइलेरिया की बात करें तो याद रखिएगा, फाइलेरिया सूक्ष्म तंतु जैसे कृमियों के कारण होने वाला
एक परजीवी संक्रमण है और ये संक्रमण क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। याद रखिएगा, विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ये 3 प्रकार का है। पहला प्रकार है वुचेरेरिया वैनक्रोफ्टी, और जो 90% मामले हैं फाइलेरिया के लिए, इसमें ये यही उत्तरदायी होता है। क्या नाम है इसका? वुचेरेरिया वैनक्रोफ्टी। इसका दूसरा प्रकार है ब्रूगिया मलाई और तीसरा प्रकार है ब्रूगिया तिमोरी। इन तीनों नामों को आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा फाइलेरिया के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए 3 औषधि उपचारों की सिफारिश की गई है, जिसे आईडीए के रूप में जाना जाता है। यहां पर आई फॉर क्या है? आइवर मैक्टिन। डी फॉर क्या है? डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट। और ए फॉर क्या है? एल्बेडाजोल। क्लियर है? तो यानी इन तीनों औषधियों के नाम आप याद रखेंगे। ये औषधियां फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। अगला है नमामि गंगे मिशन सेकंड। याद रखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ इसके सेकंड पार्ट को यानी नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है नमामि गंगे मिशन 2 के लिए, और उसको सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इसे शुरू किया गया था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट प्रबंधन यानी घाट और श्मशान घाट के विकास, ई प्रवाह, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी आदि पर काम किया गया है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2022 तक 32,912 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 409 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से 232 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। यहां पर अगर हम बात करें कि इस परियोजना के तहत किस किस राज्यों के लिए बजट जारी किया गया है, तो उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। अगली योजना है नमस्ते योजना। याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्लियर है? इसी से संबंधित है नमस्ते योजना। नमस्ते का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्लियर है? याद रखिएगा, सरकार सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब सीधा यह है कि अब शहरों और कस्बों में जो सेप्टिक टैंक या सीवर है उसको मानव के द्वारा साफ न किया जाए, उसको अब यंत्र यानी मशीन के द्वारा उसकी सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए इस नमस्ते योजना को शुरुआत किया गया है और इसके लिए बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, ये जो नमस्ते योजना है इसे 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था और यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है असुरक्षित सीवर और सेफ्टी टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना, यानी मानव के द्वारा जो सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई की जा रही थी उसको अब हटाकर मशीनों के द्वारा इसकी सफाई की जाए। अगला देखिए, अगला प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीवीपी के नाम से जानते हैं, इसके लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी गई है। अब यहां पर आपको 2 बातें प्रमुख रूप से याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अर्थात वीवीपी है, इसकी क्या ड्यूरेशन निर्धारित की गई है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इस योजना को निर्धारित किया गया और इसके लिए कितने बजट का प्रावधान है, तो 4800 करोड़ रुपए का। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है उत्तरी सीमा पर स्थित चिन्हित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इन गांवों से पलायन को रोकना। क्लियर है? अगला देखिए, अगली योजना है प्रसाद योजना। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद की अपनी योजनाओं के तहत विकास के लिए कर्नाटक राज्य के 4 तीर्थ केंद्रों की पहचान की है। क्लियर है? अब ये कर्नाटक के 4 तीर्थ केंद्र कौन कौन से हैं? मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधव वन, पापनास मंदिर और श्री रेणुका यल्लमप्पा मंदिर। ठीक है? तो यानी ये 4 जो तीर्थ केंद्र हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक राज्य से, और इनको प्रसाद योजना के तहत इनकी पहचान की गई है। अगला देखिए,
याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए अपने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में एक नया रूप दिया है। और याद रखिएगा कि स्वदेश दर्शन 2.0 अर्थात SD 2.0 के तहत मंत्रालय ने विकास के लिए गंतव्य के रूप में हम्पी और मैसूर शहरों को शामिल किया था। क्लियर? अगला है रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने सेवा सेक्टर में वस्तुओं को समय पर पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की है। उसका नाम क्या है? रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। याद रखिएगा, ये जो शुरुआत की गई है इसके लिए बजट 2022-23 में इसका जिक्र किया गया था। क्लियर है? इसलिए ये सेवा किसके बीच में है? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के बीच में। अब यहाँ पर भारतीय डाक विभाग जो है ये ग्राहकों से खेप प्राप्त करेगा और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा। उसके बाद रेलवे के माध्यम से उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। याद रखिएगा, ये सेवा जो प्रारंभ की गई है ये दिल्ली से कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर, हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन के लिए प्रारंभ की गई है। और इस सेवा के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो प्रति किलोग्राम मात्र 6 रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत किफायती है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर EVG यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना है इसको शॉर्ट फॉर्म में EVG के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। यहां पर याद रखिएगा, ये जो EVG है ये बैंक द्वारा जारी एक साधन है जिसमें बैंक आवेदक के कुछ कार्यों और प्रदर्शनों को पूरा न करने पर एक विशिष्ट राशि की गारंटी देने का वचन देता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि EVG की मुख्य विशेषता डिजिटल मुद्रांकन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पूरी तरह से पेपरलेस मोड होना है। अब यहाँ पर नीचे एक चार्ट के माध्यम से कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनके संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। जरा इनको भी देख लीजिए। पहला दिया गया सुपोषित माँ अभियान। याद रखिएगा, ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला है सागर परिक्रमा, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगली योजना है जल जन अभियान। याद रखिएगा, सिरोही राजस्थान से संबंधित है जल जन अभियान। अगला है सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला है मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, ये मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और अगला कार्यक्रम है मेरो रुख मेरो संपत्ति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, ये सिक्किम राज्य से संबंधित योजना है। इस प्रकार फरवरी माह के इन तीनों पार्ट से संबंधित जो भी फैक्ट थे उसको कवर करा दिया गया है। अगली क्लास में नए पार्ट के जो करंट है उनको कवर कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।